चलो बच्चों, तो ये अभी हम लोग का जो लेक्चर होगा दैट वी विल बी आवर फोर्थ लेक्चर रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ ऑडिट। हम लोगों ने पहले कुछ लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि जो ऑडिट है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं आप? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कहाँ लिखी है वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन मेंटेन करता है? सर एंटिटी। वो कैसी होगी? सर वो छोटी बड़ी दोनों हो सकती है। ठीक है, वो प्रॉफिट भी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। ओके। ये किसी भी लीगल फॉर्म को बिलोंग कर सकती है। सोल प्रोप्राइटर हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। और वो एग्जामिनेशन कैसे करना है आपको? इंडिपेंडेंट होके। व्हाट इज इंडिपेंडेंट? आपको अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर एज ए ऑडिटर आपने अपनी स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया, तो जो एग्जामिनेशन आप करेंगे वो डेफिनेटली बायस्ड होगा, अनबायस्ड नहीं होगा। आपको किसी भी दबाव में नहीं आना है, फाइनेंशियल प्रेशर में नहीं आना है, समझा? साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं आना। तो आपके अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है। एंटिटी कुछ भी कर ले, आपने स्वतंत्र होना है ना? ओपिनियन कहाँ देते हैं आप? ना ओपिनियन देते हैं ना, आप जजमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, आप कोई जज नहीं है कि आपने कोई जजमेंट दे दिया। यू आर एन ऑडिटर, यू आर अलाउड टू गिव एन ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट। इतनी क्लैरिटी तो है आप लोगों को। एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी दी गई है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हैं, आप उसका रेफरेंस बुक्स ऑफ अकाउंट से ले सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? जो रोजमर्रा के रिकॉर्ड्स है, जो हर बिजनेस एंटिटी बनाता है, जिसको आप डिस्क्लोज तो नहीं करते हैं पब्लिकली। पब्लिकली तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही दिखाते हैं, जो एक समरी होती है, छोटा सा ही तो होता है, पीएनएल, बैलेंस शीट, खत्म। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हुए तुमको ऐसा लगा कि तुम्हें और डिटेलिंग में जाना है, तो तुम और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो, बिल्स, इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स। जो चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है वो एफएस में भी नहीं होनी चाहिए। जो एफएस में है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखना ही चाहिए। क्लियर होना, इंफॉर्मेशन सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप तैयार कर रहे हैं, उसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं, ये प्रॉपरली क्लासिफाइड हो, इनकम, एक्सपेंडिचर, पी एंड एल। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड हो, क्यों लिखा है, काय को लिखा है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप उसे डिस्क्लोज करें। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीआई प्रिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको कोई पूछेगा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन अपने पास में एक शेड्यूल 3 है। ठीक है, ये शेड्यूल 3 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट देखो 2013 का है। इसमें दिया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएंगे, प्रिपेयर्ड किए जाएंगे, डिस्क्लोजर्स कैसे दिखाए जाएंगे। दिखा है यहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंपनीज रूल 2006 को, उसको फॉलो करना है। प्रोसीजर, रूल्स मतलब प्रोसीजर, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। तो ये इंस्ट्रक्शन है पूरे, ये डिटेल से देखो कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या होगा, करंट एसेट्स क्या होंगी, करंट लाइबिलिटी क्या होंगी, एसेट्स क्या होंगी। ये सब डिटेलिंग भर भर के दिया हुआ है, इसको फॉलो करना है आपको, है ना? मतलब ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने पूरे पार्ट। अब आ जाओ आप लोग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट के? सर ऑडिटर का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है जो स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग 200 बोलता है, ऐसे 200 कहता है कि एज एन ऑडिटर यू आर अलाउड टू गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस। किसी भी बिजनेस एंटिटी में, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, कितना भी अच्छा काम कर रही हो, कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो उसमें काम करने वाला, एज एन ऑडिटर आपको ये मान के चलना है कि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और वो बिजनेस के नेचर एंड साइज के हिसाब से आती हैं। नेचर मतलब क्या है? अगर सोल ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसकी अपनी लिमिटेशंस है कि वो काफी इनफॉर्मल है, शायद रिकॉर्ड्स मेंटेन ना करे। जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसकी अपनी लिमिटेशन से कि वो बहुत लार्ज होती है, तो उसमें जो थोड़ी बहुत गलतियां तो होनी ही होनी है। अब 1000 एम्प्लॉय कहीं काम कर रहे हैं, तो 1000 एम्प्लॉय के काम को आप देखोगे कैसे? ऑडिटर पॉसिबल नहीं है ना। आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर लोगे कैसे? एक सैंपल ले लोगे, अगर किसी कंपनी के पास 10,000 बिल है,
10,000 बिल को चेक करोगे क्या? नहीं। आपने 1000 बिल चेक किया, आपको लगा यार 1000 बिल में कोई गड़बड़ नहीं है, तो बाकी के बिल में भी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि नहीं होगी, होगी, बट आप सैटिस्फाइड तो हो गए। अब मुझे बताइए 10,000 में से अगर 1000 बिल को चेक कर रहे हो, तो एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड होना चाहिए कि रीजनेबली सैटिस्फाइड होना चाहिए? डेफिनिटली रीजनेबली सैटिस्फाइड। एब्सोल्यूट का तो मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज अ रॉन्ग दैट कैन बी, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट मटेरियल। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? So what you're doing as a chartered accountant, as an auditor, sir, I'm allowed to do give opinion, that I'm reasonably assurance that the financial information that is given in the financial statement are free from, उसमें ना किसी प्रकार का फ्रॉड है, ना एरर्स है। क्लैरिटी आ रही है आप लोग अपन क्या पढ़ रहे हैं? और ये मुझे इनेबल करता है टू गिव एन ओपिनियन, और ये कहने पर मजबूर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लीगेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फ्रेमवर्क को फॉलो करके बनाएगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क क्या है, फॉर्मेट क्या है, जो मैंने अभी आपको शेड्यूल 3 में बताया, और आईसीआई बताता है किस तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करना, प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई, है ना? अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं ना, दैट शोज द फ्रेमवर्क के डिस्क्लोजर्स कैसे करने हैं, फॉर्मेट दिया गया है कि डिस्क्लोजर कैसे करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पूरी प्रोसेस लिखी हुई है जो आईसीआई प्रिस्क्राइब करता है। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सरल भाषा में क्या होने, स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग ना, अकाउंट्स कैसे बनाने चाहिए, स्टैंडर्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? अगर स्टैंडर्ड नहीं दिया जाएगा तो हर कंपनी अलग अलग बनाएगी, कितना डिफिकल्ट होगा ऑडिटर के लिए चेक करना। सबके लिए सिमिलर हो जाएगा तो फॉर्मेट हमारे सामने कॉमन फॉर्मेट आ जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोप का मतलब क्या होगा यहाँ पे? स्कोप का मतलब होगा बेटा दायरा। है ना? आपका क्या दायरा है काम करने का? एज एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए ना कि आपका क्या दायरा है, लिमिटेड है, लार्ज है, किन किन चीजों को मैं चेक कर सकता हूँ, किन किन चीजों को मैं समझ सकता हूँ, किन चीजों को मुझे इग्नोर करना है। ये स्कोप ऑफ ऑडिट में आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, एक बड़ा इजी सवाल है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सर एज एन ऑडिटर इट इज माई ड्यूटी कि मैं अपने ऑडिट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करूं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी काय में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको सबको मैं कवर करूँ, ऑल एस्पेक्ट्स रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब मैं चेक करता हूँ और मुझे अगर ऐसा लगता है कि डिटेल में जाना चाहिए, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? सर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एफएस को चेक करने के लिए। अगर उसमें मुझे कुछ गड़बड़ मिलती है तो जो लोग उसे मेंटेन कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, उनके पास जा सकता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए। इनसे भी मुझे अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो जो लोग इन पर ध्यान दे रहे हैं, क्या होता है, एंटिटी में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो तो है ही, बट जो काम कर रहे हैं और उन पर जो ध्यान दे रहा है, जिसको रखा गया कि ध्यान दो, बराबर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे कि नहीं, इसको हम लोग ऑडिट में कहते हैं कंट्रोल्स। They are controlling the employees, or they are controlling those person who are maintaining books of accounts and other records. If you are not satisfied within the organization, you can go further. आप बाहर जाके भी पूछताछ कर सकते हैं, अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो आपको हर वो एस्पेक्ट को कवर करना है जो ऑडिट करने के लिए जरूरी है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। दूसरी बात, हर वो चीज जो एफएस समझने में मदद करे वो कर डालो। अब डायरेक्टर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हो यार? उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज है तो उसके बारे में क्यों जा रहे हो? एफएस समझने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है? अब आ जाइए आप कि आप अपना ओपिनियन तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बिल्कुल करते हैं सर। तो आप अपने आप को रीजनेबली सेटिस्फाइड कैसे करोगे? ऐसे तो नहीं कंपनी के नाम पर या कंपनी के डायरेक्टर के नाम पर या उसकी इमेज पर आप अपना ओपिनियन देंगे, नहीं नहीं सर, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है करंट, करंटली क्या कर रही है कंपनी। मुझे क्या करना है, जो करंट ईयर के जो स्टेटमेंट बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट करना, उसका एग्जामिनेशन करना। पहले क्या हुआ आगे क्या हुआ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। क्या लिखा है इसमें कि एज एन ऑडिटर, ये आपकी जिम्मेदारी है बेटे कि ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड कि जो इंफॉर्मेशन है कहाँ पर,
अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स में और अदर सोर्स डेटा में वो रिलायबल होना चाहिए और सफिशिएंट। रिलायबल का मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद तो हो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। और सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव, जितनी चाहिए थी उतनी। इसको एक डायग्राम से समझते हैं, इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे पास में क्या क्या अवेलेबल है? सब मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरे पास बैलेंस शीट्स हैं, मेरे पास नोट्स टू अकाउंट्स हैं, मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो स्मॉल और 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी नहीं बना, एंड अदर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। मैंने फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए किसके पास गया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो डेली अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अदर रिकॉर्ड्स में क्या क्या चेक कर सकता हूँ मैं? सर मैं जर्नल्स को चेक कर सकता हूँ, मैं कॉमन एंट्रीज, मैं लेजर्स में जा सकता हूँ, स्पेसिफिक एंट्रीज। मुझे इनसे भी बात नहीं बनी तो मैं बिल्स, इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स ये भी चेक कर सकता हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। मदद तो करेंगे ना, बिल्कुल मदद करेंगे सर। ठीक है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो इसे मेंटेन कर रहा है, मैं उनको चेक कर सकता हूँ, उनको उनका इंस्पेक्शन कर सकता हूँ कि वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उनसे इंक्वायरी कर सकता हूँ। फिर जो उन डॉक्यूमेंट्स को बना रहे हैं, प्रिपेयर करें, मेंटेन करें, उन पर भी तो कोई ध्यान रखने के लिए एंटिटी में रखा गया है ना? जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट चल रही है, तो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए मैंने एक आदमी रखा है, वो हो गया मेरा एम्प्लॉय। अब उसको ये नहीं पता, अब ध्यान देना, उस जिसको मैंने रखा उसके ऊपर भी मैंने एक जन को रखा और बोला देखना कि सही तरीके से कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर वो झूठ बोलेगा तो जिसको मैंने रखा है उससे पूछ लूंगा कि भाई बता ये सही तरीके से कंडक्ट कर रहा है था कि नहीं। तो ये कंट्रोल होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि बाहर है? अंदर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। इसका काम क्या है? कंट्रोल्स करना। जहां ऐसा लगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो सही तरीके से अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे, प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो आपको उनको कंट्रोल में लाना है। ठीक है ना? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, सॉरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साल भर बनता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो साल भर बनाए जाते हैं, उसके ऊपर एंड में बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी उसके सामने हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिल्स में, लेजर्स में, जर्नल्स में, जहां भी लग रहा है गड़बड़ हो रही है, तुरंत टोक दो, तुरंत ठीक कर दो उसको। इन्हें सब काम क्या है इंटरनल कंट्रोल का? कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और अदर रिकॉर्ड्स को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जा रहा, मेंटेन नहीं किया जा रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो अगर उसे कुछ वो गड़बड़ दिखती है तो वो उसे रोके, प्रिवेंट करे। दिख रहा है तो प्रिवेंट कर लो, नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि है तो डिटेक्ट करो, ढूंढो, और अगर मिल गया है तो उसे करेक्ट करो। ये आपका काम है। किसका? इंटरनल का। कहाँ काम करता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताओ, अगर आपके पास में ऐसे ईमानदार एम्प्लॉय हैं जो दूसरे एम्प्लॉय की करतूतों पे नजर रख रहे हैं, तो अगर एज एन ऑडिटर ये लोग स्ट्रांगली काम करेंगे तो मेरा ऑडिटर की तरह काम तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस पे भरोसा हो जाएगा ना कि यार ये ध्यान रख रहा है, तो मेरी जरूरत क्या है? मैं जाता हूँ, ओपिनियन दे तो खत्म करो बात को। तो इंटरनल कंट्रोल्स का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर ये भी वीक निकले तो एम्प्लॉयज तो वैसे ही बहुत ज्यादा उससे उम्मीद नहीं लगा सकते थे। कंट्रोल भी वीक है तो फिर तो ऑडिटर को अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी वैसे स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए। चलो क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है अपन क्या पढ़ रहे हैं। अब आपको ऐसा लगा कि यार मैंने एम्प्लॉय से भी पूछताछ कर लिया, कंट्रोल को भी चेक कर लिया, जो लोग कंट्रोल में थे, क्या होता है एग्जाम्पल दूंगा। आपने लिखा कि भाई 10 लोग हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट पर कंट्रोल कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। तो ना 10 लोग हैं, लाग लिख दिया मैंने। तो पहले तो बताओ वो 10 लोग हैं तो कहीं लिखा होगा उनका नाम, उनकी डिटेल दिखाओ, तो उनकी इन्फॉर्मेशन दो मुझे आप। कोई तो एग्रीमेंट होगा ना, कोई तो रिकॉर्ड होगा। अब 10 लोग हैं तो वो काम भी कर रहे होंगे, तो आप मुझे उनका ऑपरेशन दिखाओ कि वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, इमेज को बेहतर बनाने के लिए लिख देती हैं कि हमारे यहाँ कंट्रोल्स है, बट होते ही नहीं, डमी कंट्रोल्स होते हैं। समझता, डमी कंट्रोल सिर्फ दिखाने के लिए है। तो सिर्फ दिखाना नहीं है, ये भी दिखाना है कि उनका काम भी हो रहा है, ऑपरेटिवली दे आर इफेक्टिवली, है ना, बराबर ऑपरेशन कर रहे हैं इफेक्टिवनेस में।
अब मेरा एक सवाल है, तुमको ऐसा लगा यार साला मैंने बुक्स भी चेक कर लिया, बाकी के अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिया, व्हाट इज अंडरलाइंग तो छुपे हुए कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो पब्लिक डोमेन में थोड़ी ना आते हैं, बिल्स, इनवॉइसेस पब्लिक डोमेन में कहाँ आते हैं? पब्लिक डोमेन में क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, जो एक समरी है। इनवॉइस को भी चेक कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया जाके हर जगह, कंट्रोल्स को भी चेक कर लिया। अब मुझे ऐसा लगा यार बात नहीं बन रही, भरोसा नहीं बन पा रहा है, तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, इसके बाद में मैं जाऊँगा, ये सब अंदर की बात हो गई ना, इंटरनल हो गई। इसके बाद मैं जाऊँगा एक्सटर्नली। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने सेल्स किया 100 करोड़ की, इसकी एंट्री आपने कहाँ किया होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर सब पी-एन-एल में किया मैंने, पी-एन-एल के क्रेडिट साइड। अब मेरे को ऐसा लगा एज़ एन ऑडिटर यार 100 करोड़ की सेल्स है। इतनी पिछले 3-4 साल में तो ऐसा कोई ट्रेंड दिखा नहीं कि 100 करोड़ की सेल्स हो जानी चाहिए। तो चलिए तो चेक करते हैं, गलत तो नहीं बता रहा, झूठ तो नहीं बता रहा है, अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पी-एन-एल में लिखा था, तो मैंने ये ज़िक्र डेफ़िनेटली इसका डिस्क्लोज़र में होगा कहीं ज़िक्र, किस तरीके से सेल्स मेंटेन किया आपने, तो मैं डिस्क्लोज़र चेक कर लूँगा। लिखा है तो डिस्क्लोज़ भी किया होगा कि कैसे सेल्स किया है, कैसे बेचा है सामान को। क्या लिखा होगा डिस्क्लोज़र में? भाई सामान बेचा है, तो पैसा आया होगा, तो कैश दिखा। अगर सामान बेचा है तो बिल्स होंगे, तो बिल्स दिखा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? सामान बेचा है तो इन्वेंटरी आई हुई, तो इन्वेंटरी दिखा। इस तरीके से हम चेक करते हैं डिस्क्लोज़र्स। ये डिस्क्लोज़र किसकी ज़िम्मेदारी है? एंटिटी की, आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। है ना? और डिटेल में जाना है तो फिर अपन ने पढ़े बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स। जा सकते हैं। अब डेफ़िनेटली आपको ऐसा लगा यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर लिया, एम्प्लॉयी से भी बात कर लिया, इंटरनल कंट्रोल भी चेक कर लिया, सब देख लिया। फिर भी मैं अपने आप को सैटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ। 100 करोड़ की सेल्स तो मैं नहीं मानूँगा। तो डेफ़िनेटली कैश आया, बोला ना कैश में बेचा। चलो बुक्स में भी गलती नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयी भी कुछ नहीं बता रहे हैं, कंट्रोल्स भी कुछ नहीं बता रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को चेक करने के लिए 100 करोड़ की सेल है, क्या बोल रहा है कैश में किया। तो डेफ़िनेटली ये कैश कहाँ आया होगा? एग्ज़ाम्पल के तौर पर बैंक में कहीं तो जमा हुआ होगा। सो मैं बैंक से क्या लूँगा? कन्फर्मेशन। मैंने भाई इसकी बैंक रिसिप्ट दिखाओ, पासबुक दिखाओ, कैश बुक दिखाओ। अगर बैंक ने बोला हाँ, तो मतलब ठीक है। क्योंकि बैंक पे भरोसा मैं ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि बैंक एंटिटी से मिला हुआ नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना स्वतंत्र काम कर रहा है। अब मुझे बताओ ये जो बुक्स है, एम्प्लॉइज़ और कंट्रोल है, ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है। बैंक क्या है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? दैट इज़ एक्सटर्नल टू द ऑर्गनाइज़ेशन। तो मेरा एक सवाल है, तुमने पहले बैंक को चेक किया कि पहले इंटरनल चीज़ें चेक की? पहले इंटरनल चेक की। सर क्या होता है, सबसे पहले एज़ एन ऑडिटर जब मुझे एविडेंस को ढूँढना है, तो पहले मैं ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर मुँह मारूँगा। सबको चेक करूँगा, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, कंट्रोल्स हैं। जब मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ से बात नहीं बन रही है, एविडेंस मिल तो रहा है बट उतना नहीं जितना चाहिए, वैसा नहीं जैसा चाहिए, तो फिर मैं जाऊँगा एक्सटर्नल पे। अब मुझे बताओ, कौन-सा एविडेंस तुम्हारे हिसाब से इंडिपेंडेंट होगा और अनबायस्ड होगा? बहुत सर बहुत चांस है कि एक्सटर्नल, क्योंकि ये विदिन द ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, ये अदर देन ऑर्गनाइज़ेशन। ये तो प्लान में मैं कह सकता हूँ क्या, कि चाहे इंटरनल एविडेंस हो या एक्सटर्नल हो, ये दोनों रिलेवेंट हैं। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? काम के तो हैं, ऐसा तो नहीं कि काम के नहीं, कुछ तो पता चलेगा। बट बट रिलायबिलिटी की अगर बात करें, किस पर भरोसा कर सकते हो एज़ एन ऑडिटर तुम? अंदर के आदमी के बाहर पे? तो बाहर के आदमी पे करेंगे क्योंकि वो अनबायस्ड होगा, इंडिपेंडेंट होगा। बट एक्सटर्नल एविडेंस इज़ मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस बिकॉज़ ऑफ रीज़न क्या है? इंडिपेंडेंस। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही है। तो रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे। ये आप लिख सकते हैं, है ना? कि रिलायबिलिटी आप किस पर भरोसा करें? रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ एविडेंस। एक सोर्स इंटरनल है, दूसरा सोर्स एक्सटर्नल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट दोनों पर इक्वल भरोसा नहीं किया जा सकता। बट सीक्वेंस यही रहेगा, पहले अंदर पता करोगे फिर बाहर जाओ। ठीक है? क्लैरिटी आ रही है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ गया कौन सा सोर्स डेटा रिलायबल है?
ट्रस्टवर्दी है, तो एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल देन इंटरनल। ठीक है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्वांटिटेटिव भी चाहिए और क्वालिटेटिव भी चाहिए, सफिशिएंट भी चाहिए और अप्रोप्रिएट भी चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी है, अप्रोप्रिएट मतलब जो काम की इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव वो भी चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप तैयार कर रहे हो, है ना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज की है, किसके हिसाब से की है? अपने हिसाब से? नहीं नहीं सर, मेरे पर कुछ रिक्वायरमेंट्स बनाई गई ना, मुझे डिस्क्लोजर्स करने के लिए कहा गया है। किसके द्वारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। किसने कहा है? आईसीआई ने, कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट्स, अगर बैंकिंग कंपनी होती तो बैंकिंग कंपनी पे दो रिक्वायरमेंट्स आती, एक तो आती एएस तो फॉलो करनी होती, आरबीआई की भी गाइडलाइंस होती है, वो भी फॉलो करनी पड़ती है कि एज ए बैंक मुझे कैसे मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स को। दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी एंड द रेगुलेटरी फॉर्म ऑफ एंटिटी। नेक्स्ट, अब ऑडिटर क्या करेगा? सर एक चीज तो आपने क्लियर कर दी कि वो देखेगा कि जो भी एविडेंस मेरे पास है, मतलब जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसका अगर मैं एविडेंस इकट्ठा करता हूँ तो कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा? बढ़ा दिया मैंने आपको, ज्यादा एक्सटर्नल होगा, है ना। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव एविडेंस। अब 10,000 बिल है, 1,000 बिल को तो चेक करूंगा, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल्स में, लेजर्स में, बिल्स में, इसको कैसे चेक करूं मैं कि ये रिलायबल है या नहीं है, ये सफिशिएंट है या नहीं है? चेक करने का तरीका होगा। तो क्या करते हैं एज एन ऑडिटर अपन? सबसे पहले, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना यार, तो थोड़ा घुसना पड़ेगा ना। एज एन ऑडिटर हम लोग क्या करते हैं? नंबर वन, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये जो आपकी जर्नल्स है, लेजर्स है, अदर डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो? तो आप सबसे पहले मैं देखूंगा आपका अकाउंटिंग सिस्टम। इससे बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले ये देखो, अब दो प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम होंगे, एक मैनुअली और डिजिटली कंप्यूटराइज फॉर्म में। कौन सा ज्यादा रिलायबल है? सर मैनुअली में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है, डॉक्यूमेंटेड वर्क है तो फॉल्सिफाई हो सकता है, हाँ ठीक है, उसमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे। कंप्यूटराइज होगा, डिजिटलाइज होगा तो पूरा सॉफ्टवेयर पर डिपेंड। ठीक है, तो पहले मैं अकाउंटिंग सिस्टम चेक करूंगा। फिर मुझे लग रहा है कि जो, और कौन मेंटेन करता है? डेफिनेटली जो आपके एम्प्लॉयज हैं। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो काम कर सकते हैं ना। अब आपको ऐसा लगा यार मैं एम्प्लॉय से, ठीक है, समझ गया मैं क्या अकाउंटिंग सिस्टम है। फिर भी एक बात काम करते हैं ना कि सिस्टम जिन्होंने मेंटेन किया, उनसे तो बात हो गई। अब जो लोग एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहे थे, मैंने बताया ना एम्प्लॉय के ऊपर एक कंट्रोल होता है जो ध्यान रखता है, उनके पास जाती है। तो अपन क्या चेक करेंगे? कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल? अभी जो बताया, जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि गड़बड़ दिखने पर उसे प्रिवेंट करें, डिटेक्ट करें और उसे करेक्ट करें। तो पहले क्या चेक करूंगा? अकाउंटिंग सिस्टम। फिर क्या चेक करूंगा? उस सिस्टम पर कंट्रोल है कि नहीं है। ओके, सो सिर्फ कंट्रोल का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम भी करना चाहिए। तो उसका एग्जिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, प्लस उसका इफेक्टिवनेस भी होना। पता चला आपने ऐसे लोगों को बिठा दिया जो एम्प्लॉय से जूनियर है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। हम्म, यहाँ क्लैरिटी आ गई। अब आ जाओ आप लोग, देखो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले सर मैंने स्टडी किया, एवेल्यूएट किया, कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम ये फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली जो अकाउंटिंग सिस्टम से वो आईसीआई भी प्रिस्क्राइब करता है किस तरीके से मेंटेन करना है अकाउंट्स को आज के ज़माने में। अपग्रेडेड ही होना चाहिए, है ना, मॉडर्न ही होना चाहिए। फिर नंबर वन ये चेक किया, फिर क्या चेक किया? इंटरनल कंट्रोल का एग्जिस्टेंस और इफेक्टिवनेस। ये चेक करने के बाद भी मेरे को ऐसा लगा अभी भी यार मैं एज अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ एज एन ऑडिटर। तो मैं अदर टेस्ट करूंगा, अदर ऑडिट टेस्ट, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इंक्वायरीज करूंगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, और अदर वेरिफिकेशन प्रोसेस लगाऊंगा। किसको चेक करने के लिए? पीएनएल में लिखे हुए अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को और बैलेंस शीट में लिखे हुए अकाउंट बैलेंसेस। आई रिपीट, तो क्या क्या हो गया? अगर मैं एज एन ऑडिटर, कहा गया, हाँ, सबसे पहले क्या चेक किया? अकाउंटिंग सिस्टम। फिर चेक किया इंटरनल कंट्रोल। इससे भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, नंबर 3 पे क्या है? क्या पढ़े अपन ने नंबर 3 पर? क्या लिखा है यहाँ पर देखो सर, मैं टेस्ट इंक्वायरी और अदर वेरिफिकेशन, मैं अदर ऑडिट टेस्ट करूंगा, वो अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इससे भी बात नहीं बनी सर अगर मैंने टेस्टिंग करने के बाद में भी
तो फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी? इंक्वायरी करनी पड़ेगी, पूछताछ। और इससे भी बात नहीं बढ़ी तो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो ऑडिट टेस्ट है, व्हाट इज ऑडिट टेस्ट? कंट्रोल चेक किया मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल है। तो वो कंट्रोल सिर्फ कागज पे है या एक्चुअली जमीन पर भी वो लोग काम कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं? तो कंट्रोल को चेक करना इज नोन एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो आप टेस्ट कर रहे हो ना, कैसे चेक करोगे एज एन ऑडिटर आप? सर मैं वहां जाऊंगा जहाँ इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है ना, वहां देखूंगा मैं कि इन्वेंट्री की डिटेल्स कौन रिकॉर्ड कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, और उस बंदे को कौन मॉनिटर कर रहा है। तो अगर मुझे तो पता चला कि भाई वो तो रहता ही नहीं, कागज पे लिखा 8 घंटे काम करते हैं बट काम 4 घंटे कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज तो खाली है बाकी टाइम, तो वो तो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वो जाके इंस्पेक्शन से पता चला, वेरिफिकेशन से पता चलेगा कि भाई जितने लोगों का नाम कागज पे लिखा है वो एक्चुअली कंट्रोल में है या नहीं है, कि डमी है। और अगर इससे भी बात नहीं बनी, ऐसा लगा यार कंट्रोल भी ठीक ठाक ही लग रहा है, बड़े सियाणे हैं कंपनी वाले, तो मैं इंक्वायरी करूंगा, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। और अगर इससे भी बात नहीं मिली तो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब सब सरल भाषा में क्या बोलते हैं, मैं पूरे डिटेल में जाऊंगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक एक चीज को खोद खोद के निकालूंगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है, बायजूस। डेलोइट सेटिस्फाइड नहीं हुआ होगा ना, यार बोले मेरे को आपका अकाउंटिंग सिस्टम नहीं जमा, आपने उस सिस्टम को फॉलो किया तो आपके बिजनेस को मैच नहीं कर रहा है, पढ़ेंगे अपन रेवेन्यू रिकग्निशन मेथड। फिर बोला चलो ठीक है, सिस्टम में तो ऊंच नीच हो जाती है, आपके कंट्रोल्स होंगे, आपके लोग होंगे जो ध्यान रखते होंगे एम्प्लॉयज का, जो लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें भी वीकनेस दिख रही। तो मैंने उसको टेस्ट किया तो मेरे को वीकनेस पता चली। फिर मैंने उन्हीं एम्प्लॉयज से, उन्हीं कंट्रोल से इंक्वायरी किया, और अब ऐसा लगा कि भाई इससे भी बात नहीं बन रही है, एक काम करते हैं डिटेल्स में जाते हैं। तो एक एक डॉक्यूमेंट को निकाल निकाल के चेक किया और डिसाइड किया एज ए डेलॉयट बिग फोर कि मैं लीव कर रहा हूँ आपके ऑडिट को, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट द एविडेंस, जो मुझे चाहिए वो मिल रहा नहीं, आप दे नहीं रहे हो। तो मैंने जाते थे बोल दिया भैया जो मुझे चाहिए था ये दे नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, तो मैं एंटिटी को छोड़ रहा हूँ। ये सब लगाने के बाद में सीक्वेंस समझा? चलो क्लैरिटी आ गई। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, एज एन ऑडिटर आपको डिटरमाइन करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन कहाँ डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कौन डिस्क्लोज कर रहा होगा इन्फॉर्मेशन को? डेफिनेटली मैनेजमेंट, एंटिटी, एंटिटी के जो मैनेजर है, एंटिटी के जो एम्प्लॉयज हैं, हायर लेवल एम्प्लॉयज है। तो यहाँ लिख देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लेते हैं, मैनेजमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। वही तो बताएंगे ना क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, कैसे डालनी है। तो उसको क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा। मैंने एफएस को किससे कंपेयर किया? बुक्स ऑफ अकाउंट से, जर्नल्स और लेजर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बिल्स एंड इनवॉइसेस। तो मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करूंगा विद अदर अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो आपके दूसरे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आते, जो नाम मैंने बाजू में लिखा हूँ, उससे क्या करूंगा, उसको कंपेयर करूंगा। फिर इंफॉर्मेशन लूंगा, सोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल, कौन सी ज्यादा भरोसेमंद है बता दिया। फिर देखूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रॉपर समराइज है या नहीं है। प्रॉपर एफएस में कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, समरी, उसमें डिटेलिंग थोड़ी ना होती है। समराइज है कि नहीं, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड देयर, क्लियर है क्या? सेल क्या है, इवेंट है, इवेंट है ना, सेल इवेंट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉसेस के इवेंट्स है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट देयर रिकॉर्डेड। क्लैरिटी आ गई? सो मैं किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, अंडरलाइंग फाइनेंशियल और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। व्हाट इज अंडरलाइंग, कॉन्फिडेंशियल, बुक्स क्या कॉन्फिडेंशियल है, पब्लिक डोमेन में है कि नहीं। इनवॉइसेस और बिल्स रिसिप्ट्स क्या कॉन्फिडेंशियल है, पब्लिक डोमेन में है कि नहीं। फिर साथ साथ एज एन ऑडिटर में एक और काम करना है, क्या क्या करना है सर? एज एन ऑडिटर में क्या करूंगा, जितने भी जजमेंट है, कहाँ पर जजमेंट दिए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कौन देता है, मैनेजमेंट। इसको मैं चेक करूँ, जजमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखो एस्टिमेशन। वो एस्टिमेशन रीजनेबल होना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, एग्जाम्पल में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ते होंगे, आप सबको पता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एंट्री होती है, अपन पढ़ते हैं प्रोविजंस, है ना।
इस साइड लिख रहा था, इस साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑन टैक्स लायबिलिटी, है ना? मतलब किसी का जुगाड़ करने में प्रोविजंस कर रहा है कि भाई फ्यूचर में जो भी मेरे सामने जो नुकसान हो सकता है उसके लिए मैं पहले से पैसा। मेरा एक सवाल है, तुम लोग अपने प्रोविजन ऑन एसेट्स, डेप्रिशिएटेड एसेट्स कितना पढ़ते थे तुम लोग अकाउंट्स में? सो नॉर्मली मैं पढ़ता था कि 10%, 20%, ये होता था। अगर 1 करोड़ की मशीन है तो उसमें 10% का प्रोविजन करेंगे, मतलब हर साल क्या करेंगे हम लोग, 10 लाख रुपए जमा कर लेंगे, उसमें 10 साल तक हो जाएगा जमा। तो ये जो 10% है, ये 20% है, ये किसने डिसाइड किया? मैनेजमेंट ने। किसके हिसाब से? मशीन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, उनकी सेल्स के हिसाब से, उनकी बिजनेस में जो मशीन का यूज है उसके हिसाब से। कहीं लिखा तो नहीं है कैसे प्रोविजन करना है, कि किस बिजनेस में कौन सी मशीन में कितना प्रोविजन होगा, डेफिनेटली रीजनेबल होगा। तो ये जो प्रोविजंस बनाए गए ना, ये होते हैं जजमेंट। किसके द्वारा किए जा रहे हैं? मैनेजमेंट के द्वारा। और इसे हम और क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। प्रोविजन फॉर आरडीडी, रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसका कुछ तो आपको रीजनेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना। ये इन्वेंट्री के लिए होते हैं। तो ये जो प्रोविजंस है ना बेटा, टैक्स लायबिलिटी के लिए, ठीक है, क्लैरिटी है, लोन के लिए, ठीक है, और डिप्रिशिएटेड एसेट्स के लिए, इसको बोलते हैं हम जजमेंट। किसका जजमेंट है? किसने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर प्रोविजन डिसाइड किया? मैनेजमेंट है, सालों से काम कर रहा है। और एस्टिमेट लगाया कि इतना प्रोविजन होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर यही 10% को मैं लिख दूं 50%, तो आपको एज एन ऑडिटर अलग नहीं लगेगा? ये 50% है, प्रोविजन कौन करता है? ये तो अनरीजनेबल लग रहा है। फिर ये पूरा पैसा यहाँ जा रहा है तो बाकी का पैसा कहाँ है? डिविडेंड कौन देगा? क्रेडिटर का इंटरेस्ट कौन बांटेगा? और इतनी क्या जरूरत आ पड़ गई कि 50% का प्रोविजन करना पड़ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जितने भी एस्टिमेशंस होंगे पी&एल में और बैलेंस शीट में होते हैं ना एस्टिमेशंस, जैसे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो ये जो वैल्यूएशन है, बोले भाई मेरी जमीन की वैल्यू 1 करोड़ है, कैसे डिसाइड किया आपने? मैंने एस्टिमेशन लगाया। कैसे? लगा दिया बस। तो उसका आपको रीजनेबल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा एज ए मैनेजमेंट, क्योंकि वही एसेट्स फिर ओवर वैल्यू भी होती है और अंडर वैल्यू भी होती है। अपन कहाँ आ गए? कि जो भी जजमेंट मतलब एस्टिमेशंस वैल्यूएशन को लेके कौन लगाएगा? मैनेजमेंट। आपको देखना है कि वो रीजनेबल है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आप कैसे चेक करोगे आप उसको? तो यहाँ मैंने लिख दिया हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, आप देखोगे कि एंटिटी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है। कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, देखना पड़ेगा ना। फिर वो उसको कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। पॉलिसी तो आपने फॉलो कर लिया, बट उसको हर साल चेंज कर रहे हो तो क्या मतलब? इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। और ये कहाँ लिखा होगा? सब डिस्क्लोजर्स में होगा। वहीं तो लिखा रहता है कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग फॉलो, नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर आप इस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करके क्या करोगे? सारी इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाइड करूंगा, मतलब प्रॉपर्ली डिवाइड करूंगा पी&एल में, बैलेंस शीट में। और लास्ट का लिखा है, ये जितनी भी डिटेलिंग है इसको कहाँ पर डिस्क्लोज करूंगा मैं? नोट्स टू अकाउंट्स में, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लैरिटी आ गई? फटाफट मेरे साथ पढ़ लो। मैं एज एन ऑडिटर कंसिडर करूंगा कि जो भी जजमेंट दिए गए, क्या जजमेंट? एस्टिमेशन कैसे होने चाहिए? रीजनेबल। किस रूप में? प्रोविजंस के रूप में, वैल्यूएशन के रूप में। किसने दिया? मैनेजमेंट ने दिया। क्या यूज करके? अपना एक्सपीरियंस यूज करके। कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको चेक करने के लिए क्या करूंगा? ऑडिटर असेस करेगा कि ये लोग कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, जिसके आधार पर ये जजमेंट दे रहे हैं, एस्टिमेशन निकाल रहे हैं। फिर वो देखूंगा कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है, हर साल चेंज तो नहीं हो रही। फिर मैं देखूंगा उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है कि नहीं है, प्रोविजन के अलग अकाउंट बनते हैं, है ना? और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाली वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है कि नहीं, कहाँ पर? नोट्स टू अकाउंट्स में, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर हो गया? तो पहले सिलेक्शन देखूंगा, कंसिस्टेंसी देखूंगा, क्लासिफिकेशन देखूंगा, फिर डिस्क्लोजर देखूंगा। क्लियर है? तुम लोग भी अकाउंट्स बनाते हो तो देखते हो ना, प्रोविजंस कितने होते हैं? 10-20% ही होता है। अब 50-60% लगाएगा तो अनरीजनेबल होगा, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट जजमेंट का मतलब एक्सपीरियंस क्या था। सेकंड लास्ट क्या है? ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। भाई तुम्हारी जो एबिलिटी है, तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है, तुम ऑडिट करना है तो ऑडिट ही करो ना। पता चलो मार्केटिंग कर रहा है, R&D का काम कर रहा है, ये क्या बात हुई?
तुम्हारे स्कोप के बाहर जाके कुछ नहीं करना। जो तुमने पढ़ाई की है, जो तुमने सीखा है, वही करो, उसके बाहर मत जाओ। देखा ना यहाँ पर? ऐसी कोई काम मत करना जो तुम्हारी टेक्निकल एक्सपर्टीज के बाहर हो। ठीक है? क्या लिखा देखो उसमें? The professional skill required of an auditor does not include that of a technical expert for determining physical condition. अब आपने बैलेंस शीट में क्या लिख दिया कि आपके पास 100 करोड़ की एसेट है। अब मैं एज एन ऑडिटर वहां ये देखने जा रहा हूँ कि जमीन है कि नहीं है, ये देखने जा रहा हूँ कि जमीन की हालत कैसी है। बोलो सर, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जमीन है। अगर जमीन है तो मैं लिख दूंगा हाँ भाई सही है। मैं जाके थोड़ा चेक करूंगा कि जमीन की हालत कैसी है, वो फर्टाइल है कि नॉन फर्टाइल है, बंजर है कि वो का सब काम मेरा नहीं। जो लिखा है अगर वो मुझे दिख जाएगा तो मैंने एंट्री कर देनी है, मैंने ओपिनियन दे देना। तो उसकी उसकी टेक्निकलिटीज चेक करना मेरा स्कोप नहीं है। ठीक है? कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस। अब आप क्या कर रहे हो? मेरे स्कोप ऑफ ऑडिट को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हो एज ए मैनेजमेंट। तो मैं तो नाराज होगा ना। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना वो इंटरनल कंट्रोल वालों से बात करनी थी। आप क्या बोल रहे हो? अरे उनसे बात नहीं कर सकते, वो रहते ही नहीं है उधर, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल हो गया, हम उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अरे भैया, एज एन ऑडिटर मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने कंट्रोल्स किए, मतलब जब एम्प्लॉयज जब स्टेटमेंट बना रहे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे थे, बिल्स, तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। मुझे उनसे बात करनी है। आप बात करने नहीं दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये करने भी नहीं देंगे हमें। अगर आप मेरी स्कोप ऑफ ऑडिट को लिमिट करने की कोशिश करते हो, उसका दायरा छोटा करने की कोशिश करते हो, मेरे काम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो, तो क्या करूंगा मैं एज एन ऑडिटर? इम्पेयर का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, हार्म। किसको रिड्यूस कर रहे हो आप ऐसा करके? मेरी एबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। अगर मेरा स्कोप ही कम हो जाएगा तो मैं क्या ओपिनियन सही तरीके से दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। क्या मैं क्लीन ओपिनियन दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो डेफिनेटली मैं क्या बोल रहा हूँ एज एन ऑडिटर कि यार मैं पूछताछ करना चाह रहा हूँ एविडेंस के लिए, मेरे को बात ही नहीं करने दे रहे। तो वेदर ऑडिटर इज एबल टू गेट एविडेंस? नो। So when auditor is not able to get sufficient and appropriate evidence, उसे जितना और जैसा एविडेंस चाहिए था अगर वो नहीं मिलेगा तो वो कौन सा ओपिनियन देगा? yes. बोलो जल्दी बोलो। क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड वर्ड में लिखा होगा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है कंपनी के ऊपर, मुझे आपत्तियां हैं, और एविडेंस ढूंढने पर मुझे एविडेंस मिला ही नहीं तो मैं ओपिनियन दे नहीं सकता। मैं एविडेंस मांग रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा ही नहीं है, तो वहां मैं दूंगा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब होता है इट इज लाइक अ वार्निंग कि यार ये जो एंटिटी है ना, ये एविडेंस देती नहीं है, तो इसलिए मैं ओपिनियन ही नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि भाई ध्यान दो, गड़बड़ है। ठीक है? तो मैं कौन सा ओपिनियन देना चाह रहा था? अनक्वालिफाइड मतलब क्लीन। किसने मेरी ऑडिट की स्कोप को लिमिट किया? आपने। रिड्यूस किया आपने मेरी एबिलिटी को। तो मैंने बोला भाड़ में गए तो तुमने मेरी एबिलिटी को रिड्यूस किया, तुमने मेरे काम को छोटा किया, तुमने मेरे काम की जो जिम्मेदारी थी उसको छीन ली मुझसे। तो मैं कौन से ओपिनियन देने वाला हूँ? अगर मुझे गलतियां मिल गई, गड़बड़ दिख गई, एविडेंस मिल गया, तो मैं बोलूंगा ये मेरे ऑब्जेक्शन है, क्वालिफाइड। और गलतियां मिली नहीं और तुम बता भी नहीं रहे हो मेरे को, मैंने कौन ढूंढा, मेरे को नहीं मिला, बट शक तो है। तो जब शक होगा आपको तो आप क्या देंगे? वार्निंग देंगे। कौन सा ओपिनियन देंगे? डिस्क्लेमर। क्या देंगे? डिस्क्लेमर कि भाई आई एम एज एन ऑडिटर unable to get the audit evidence, है ना, by using all the audit techniques from the entity, within the entity and outside the entities, I am giving a disclaimer. जब मुझे एविडेंस ही नहीं मिला तो वो ओपिनियन दे नहीं सकता, सो इट इज माई नो नो ओपिनियन। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर एबल टू नॉट टू गेट गिव ओपिनियन, जब आप ओपिनियन नहीं दे पाते तो आप क्या देते हो? डिस्क्लेमर, कि मैं इसलिए ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एविडेंस ही नहीं मिला। और एविडेंस मिल गया और पता चल गया कि देयर इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो कौन सा ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड, कि आई हैव द ऑब्जेक्शंस, किस वजह से मैं कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है? तो रीजनेबल एश्योरेंस कौन से ओपिनियन पे मिलता है? अनक्वालिफाइड पे। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? क्लीन। क्लीन मतलब क्या है? बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, या आई एम रीजनेबली सेटिस्फाइड, आई एम रीजनेबली सेटिस्फाइड। तो मैं तो रेडी था अपने आप को रीजनेबली सेटिस्फाइड करने के लिए, तुमने मेरी स्कोप ऑफ ऑडिट को इम्पेयर कर दिया, रिड्यूस कर दिया, हार्म कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है? क्लियर है? बस ये आपका क्या हो गया? स्कोप ऑफ ऑडिट। कितना कितना कितनी डिटेलिंग है देखो। इसको तुरंत पढ़ना है, जो लिखा हो सब लिखना है, जितनी चीजें मैंने लिखा हो सब लिखनी है आपको, लिखनी है। और जो भी आपको डाउट आएगा तुरंत पूछना है, क्योंकि डाउट तो आएंगे, नहीं आएंगे इसका मतलब आप रट्टा मार रहे हो। क्लियरिटी?
चलो बाय, टेक केयर। मुझे बताओ, मैसेज किया करो प्लीज़, यूट्यूब पे नीचे लिखा करो कि सर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। लाइक कर दिया करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हम लोगों का भी, है ना? ठीक है, एनर्जी आती है।